it is a fixed asset. We can't increase or decrease it. It has different uses, and moreover, it is the most important factor of production. Thirdly, I told you that the distribution of land is uneven. So uneven distribution. To understand about the land, we will also concentrate on the story of village Palampur. In village Palampur, there was also uneven distribution of land. 80 families, we already discussed, 80 families have the majority of land. %70 working people are depend upon agriculture. So agriculture is the main activity of Palampur. ये हमने पालमपुर के बारे में देखा था कि 80 फैमिलीज जो है उनके पास मेजॉरिटी है लैंड की। 70% जो काम करने वाले लोग हैं उनका 70% जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Palampur is representing the whole villages of India. So it is also the situation of India. 70% people were still engaging in agriculture in India, and agriculture is the main activity of our India. Now, जब इतना uneven distribution है land का और हमारे पास जो land production है वो बहुत ही कम है, लैंड जो प्रोडक्शन है उसे हम क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे, इसके रास्ते में इसके के लिए हमारे पास क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमारे लैंड प्रोडक्शन को, फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं होने दे रहे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन, ये आपका एक जो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रेंट इन फार्म प्रोडक्शन। मेन ऑक्यूपेशन भी इंडिया के लोगों का एग्रीकल्चर है, तब भी यहाँ जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा। इसके क्या रीजंस हैं, क्या उसमें बाधाएं हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद जो है उसको हम पालमपुर से कनेक्ट करके उसका जो है सॉल्यूशंस देखेंगे। तो टिल 1960 पालमपुर, in Palampur there has no expansion of land. अब मैंने आपको बताया कि लैंड जो है फिक्स एसेट है, हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो 1960 तक पालमपुर में जो है लैंड को और एक्सपेंड नहीं किया जा सकता था, नहीं बढ़ाया जा सकता था। सिर्फ क्या किया गया कि जो द वेस्ट लैंड, जो खाली पड़ी लैंड थी उसको किस में लाया गया, कल्टीवेशन में। द वेस्ट लैंड वाज पुट इनटू कल्टीवेबल लैंड। इट वाज द ओनली सॉल्यूशन कि जो खाली पड़ी लैंड है उसको हम कल्टीवेशन में ले आए। लेकिन इसलिए अगर हमने ये जो मेजर ले लिया उसके बाद हमारे पास कोई स्कोप नहीं है जिससे हम एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज कर सके। अब तो क्या हो रहा है,
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इट मीन्स उसमें हमारी फूड नेसेसिटी इंक्रीज होगी, फूड नेसेसिटी इंक्रीज होगी तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ से आएगा, क्योंकि लैंड तो सेम है, लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ हमने क्या किया कि जब इंक्रीज हुआ, हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, तो हमने वेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं कि जो है फार्म प्रोडक्शन के रास्ते में आती हैं, सबसे पहला ये हमारा पॉइंट बन जाता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मींस लैंड इज इन द फिक्स्ड अमाउंट, कि जो लैंड है वो हमारे पास फिक्स है, वी कांट चेंज द सॉरी वी कांट इंक्रीज द लैंड, वी कैन चेंज द लैंड यूज ओनली। हम लैंड यूज को जो है चेंज कर सकते हैं, यानी जो हमारी खाली पड़ी लैंड है उसको हम कल्चरेबल में ला सकते हैं, जो बैरन लैंड है उस पर हम और फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज करके उसको कल्चरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ हम लैंड यूज को इंक्रीज चेंज कर सकते हैं। So there is no scope to increase the land under cultivation. जब हम वेस्ट लैंड को ही कल्टीवेशन में ले आते हैं तो हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं बचता लैंड कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का। सब सेकंड पॉइंट है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। ओवरक्राउडिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स 70% जो लोग हैं वो अभी भी किस पर डिपेंड करते हैं, दे आर स्टिल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। 70% हमारी वर्किंग पीपल अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री की, तो ये जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी एग्रीकल्चर पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स हमने देखा था क्या होता है कि जब हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी, सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इरिगेशन मेथड, ये सारे हमारे फार्मिंग में क्या कहलाएंगे, उसके इनपुट्स। तो इनपुट्स जो है वो क्या है, हम जो हमारे कंट्री के फार्मर्स है, the farmers do not have the sufficient inputs like finance facilities, seeds, fertilizers, chemical fertilizers, modern machinery, etc. तो हमारे पास इन चीजों की क्या है, कमी है। इन चीजों की कमी होने के कारण जो है फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स का मतलब कि जो आप सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हमारा जो फार्म साइज है, फार्म साइज जो है वो हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। अब फार्म साइज को जो सबसे पहले आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, दैट इज हेक्टेयर। क्या है, हेक्टेयर है जिसमें हम लैंड को मेजर करते हैं। तो लैंड होल्डिंग साइज जो है वो हमारे विलेजेस में बहुत ही स्मॉल है, इवन लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ये अब क्यों है, ड्यू टू द रैची प्रॉब्लम। रैची प्रॉब्लम के कारण जितने भी आगे सक्सेसर्स है, जो भी सक्सेसर्स है उनमें लैंड डिवाइडेड हो जाती है, यानी लैंड इज डिवाइडेड इनटू द सक्सेसर्स अमंग द सन्स एंड डॉटर्स। तो इस तरीके से अगर 10 हेक्टेयर लैंड है किसी पर्सन के पास और उसके जो है 5 मान लो जो है उसके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो वो लैंड इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और पर पर्सन कितनी हो जाएगी, ये 2 हेक्टेयर हो जाएगी। तो हर स्टेज पर लैंड होल्डिंग साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अब जिसके पास 2 हेक्टेयर है, अब उसमें से एक के भी 2 बच्चे हैं आगे, तो लैंड होल्डिंग साइज फिर अगेन जो है डिवाइडेड हो जाएगा 1-1 ईच। तो हर एक को कितना मिलेगा, 1। तो हर स्टेज पर लैंड होल्डिंग साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है, छोटा होता जाता है। जब लैंड होल्डिंग साइज छोटा होगा तो उस पर मॉडर्न इनपुट्स यानी ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब लगाना, उसे यूज करना पॉसिबल नहीं होगा।
और मॉडर्न मीन्स को हम यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा फार्म प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज पुअर टेक्निक्स। Poor or all techniques, we can say poor techniques of production। आज भी जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं, फार्मर्स हैं, दे आर यूजिंग द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। They are still doing manual work in the farm production, harvesting, sowing और जो भी प्रोसेस है फार्मिंग का, उसमें वो मैनुअल वर्क करते हैं, मॉडर्न मशीनरी का यूज नहीं करते, HYV सीड्स यूज नहीं करते। तो जिससे कि क्या होता है कि जो पुअर टेक्निक्स के कारण हमारा प्रोडक्शन जो है वो ओल्ड सीड्स ही यूज करें, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करें, जिससे ये प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। I hope you are noting down all the points. Next है over dependency on nature. Over dependency on nature. We are still depend upon the nature. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आज भी नेचर मीन्स यहाँ पर नेचर पर हम कैसे डिपेंड है। सबसे पहले कि जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो हम नेचुरल मैन्योर यूज करते हैं। सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो इरिगेशन मेथड है वो आज भी हम इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। कि जो बहुत सारे विलेजेस या बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास इरिगेशन मीन्स नहीं है, दे आर स्टिल डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। सो रेनफॉल पर डिपेंड होने के कारण जो कि बहुत ही इरेटिक है, अनसर्टेन है, इन सब के कारण, क्योंकि मॉनसून में ही हमें जो है रेनफॉल रिसीव होता है इन इंडिया, तो इट मीन्स वी आर स्टिल डिपेंड अपॉन द मॉनसून फॉर द इरिगेशन। अब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी सीजन में जो है ग्रोइंग करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, तो इससे भी हमारा फार्म प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो ये सारे जो रीजंस हैं, 6 पॉइंट्स हमें किए, these are the main reasons in the constraint of the farm production। Now ये तो हमने देख लिया कि ये सारे जो है बाधाएं हैं हमारे रास्ते में, जिससे हम अपना फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी पालमपुर में भी जो है वो इतना इंक्रीज नहीं किया गया टिल 1960 तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही रिवर्स थी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, is there a way to increase production or grow more from the same land? अब हमने कहा कि लैंड फिक्स एसेट है, इसको हम डिफरेंट यूजेस को उसका चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट इंक्रीज द लैंड। सो इज देयर अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन और टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? एक ही लैंड से हम क्या ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। देयर आर टू वेज to increase the production from the same land, that are, first is multiple cropping, and second one is modern method. These are the two ways by which we can grow more from the same land. Then we will discuss it one by one. दोनों पर आपको सेपरेट क्वेश्चन आएगा, दोनों में आपको डिफरेंस करना भी आएगा। सो लिसन केयरफुली। नाउ फर्स्ट
multiple cropping. We will take the first multiple cropping. Now what is multiple cropping? Multiple cropping है क्या? To understand the multiple cropping, we will again take the example of Palampur. What was the situation in Palampur? In Palampur, first, no land is idle. No land is idle means कि कोई भी लैंड जो है वो खाली नहीं पड़ी है, सारी लैंड का जो है वो यूज किया जा रहा है कल्टीवेशन में. सेकंड वाज there was a cropping in the rainy season. They crop रेनी सीजन में क्या क्रॉपिंग करते हैं वो ज्वार और बाजरा. They grow ज्वार and बाजरा in the rainy season, which is used as a fodder. एनिमल्स के कैटल फीड के लिए जो है कैटल फीड के लिए काम यूज किया जाता है ज्वार और बाजरा को. इन पालमपुर हम सिचुएशन देख रहे हैं अभी. नेक्स्ट सीजन आता है, फिर इसके बाद रेनी सीजन के बाद आता है अक्टूबर नवंबर का मंथ. इन अक्टूबर नवंबर दे ग्रो पोटैटोज. नेक्स्ट विंटर सीजन. In winter season, they grow wheat and the surplus is sold into रानीगंज. हमने पढ़ा था कि रानीगंज is only 3 किलोमीटर far away from the पालमपुर. तो जितना भी बीज का सरप्लस होता है वो कहाँ पर वो बेच देते हैं रानीगंज में. They grow one more crop, that is sugarcane. So a part of land is devoted to the cultivation of sugarcane, and it is used to prepare jaggery. sugarcane का यूज किसमें करते हैं? They used it jaggery, गुड़ बनाने में उसका यूज किया जाता है. And the jaggery is sold in Shahpur and sold in Shahpur, which is also well connected with the Palampur through the all weather roads. So this is the cropping system in Palampur, where they grow more than one crops in a year. रेनी सीजन में वो ज्वार बाजरा कर रहे हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में वो पोटैटोज ग्रो कर रहे हैं, विंटर सीजन में बीज ग्रो कर रहे हैं. तो दे आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स. दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग. So here we get the definition of multiple cropping. What do we mean by multiple cropping? Now you can easily understand what is multiple cropping. To grow more than one crop on a piece of land during the year is called multiple cropping.
अब हम एक ही लैंड पीस पर एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दोनों में जब डिफरेंस आएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न मेथड, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने कहा कि एक से ज्यादा क्रॉपिंग कर रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पर, लेकिन एक ही क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं ले रहे, हम डिफरेंट क्रॉपिंग कर रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। कि जहां पर हमने एक साल में एक से ज्यादा फसल जो है वो एक सेम पीस लैंड पर ग्रो की। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने एक कॉन्स्टेंट पढ़ा था कि डिपेंडेंसी ऑन द नेचर, कि जहां पर हम रेनफॉल के लिए किस पर डिपेंड है, मॉनसून्स पर। तो इट मीन्स हमारा क्रॉपिंग सीजन भी क्या होना चाहिए था, यानी पालमपुर के लोग जो है वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं विदाउट रेनफॉल, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं पूरा साल क्रॉपिंग करना, क्योंकि हमारा रेनफॉल किसमें है, 4 महीने हैं जो मॉनसून के, उसमें हम रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं, बट दे आर क्रॉपिंग थ्रू आउट द ईयर। हाउ दे मैनेज टू क्रॉप थ्रू आउट द ईयर? So the question also is how the farmers of Palampur manage to do multiple cropping. कोई भी क्रॉपिंग है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, चाहे उसमें हमारे लेस अमाउंट मिलता लगता है वाटर का, ठीक है, तो लेकिन वाटर जो है दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर। सो हाउ द फार्मर्स ऑफ पालमपुर मैनेज टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स थ्रू आउट द ईयर क्रॉपिंग। हाउ दे मैनेज थ्रू द इरिगेशन फैसिलिटीज, because they develop the irrigation facilities। ये आपके पास सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। सो दे मैनेज इट बाय द irrigation facilities। Now what are the means of irrigation in Palampur? 1 mark क्वेश्चन भी आ जाता है आपको। They use well and tube well, electric tube wells we can say, क्योंकि हमने जब इसकी सिचुएशन बढ़ी तो हमने कहा था कि there is electric facilities in the Palampur, so they use electric tube wells in their farms। they also use the wells। 1960s तक तो जो है वो किसका यूज करते थे, पर्शियन व्हील्स का यूज करते थे। आफ्टर देन they use tube wells। most of the farmers have tube wells in their farms now। कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास, फार्मर्स जो हैं उनके पास क्या है, ट्यूबवेल्स हैं। some tubewells are established by the government and some are also by the private। कुछ के पास अपने प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट ने भी जो है वो ट्यूबवेल्स लगाए हैं। इस सिचुएशन को आप देखते हो कि आज जो है, आज की प्रेजेंट डे की सिचुएशन है कि आज के जितने भी किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके खेतों में आपको ट्यूबवेल्स मिलेंगे। ऐसे ही जो गरीब किसान हैं उनके लिए एक कॉमन ट्यूबवेल जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। कुछ जो रिच फार्मर्स हैं या अफोर्ड कर सकते हैं उनके प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो है हमें मिलते हैं। सो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द विलेजेस ऑफ द इंडिया। सो इन पालमपुर 200 hectare land is irrigated through tubewells। या फिर हम कह सकते हैं इरिगेशन मेथड से। तो यहाँ पर पालमपुर में 200 हेक्टेयर लैंड इज इरिगेटेड थ्रू द ट्यूबवेल्स। पालमपुर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी चैप्टर। सो नाउ कम टू द
Now you are able to understand what is multiple cropping and how the multiple cropping is possible. It is possible due to the irrigation facilities. Now the second method to increase the farm production or to grow more crops, more production in the at the same piece of land is modern method. So second is modern method. Second method is modern farming method. To grow the more production, second option is modern farming method. It is another method to increase farm production. It is another method to get high yield. यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, फार्म प्रोडक्शन का तो मतलब हुआ कि हम फार्म प्रोडक्शन में एक से ज्यादा क्रॉप करके भी एक साल में ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं. यहाँ हाई यील्ड मैंने लिखा. हाई यील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले मीनिंग हम समझेंगे. यील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय यील्ड? इट इज मेजर्ड एज, राइट डाउन, it is measured as produced on a given piece, produced on a given piece of land during a single season. Here makes the difference between the multiple cropping and modern farming method. उसमें हमने क्या कहा था कि एक में हम डिप क्रॉपिंग करते हैं, इससे ज्यादा ईयर को हमने काउंट किया था. उसमें हमने डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की थी. यहाँ पर हम किसकी बात करें? हाई यील्ड. यील्ड इज रिलेटेड टू द production at the same given piece of land during only in a single season. It may be rabi season or a kharif season or in between season. तो कोई भी एक सीजन में ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हमारा क्या कहलाता है? यील्ड कहलाता है, हाई यील्डिंग कहलाता है. तो इट मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पर एक सीजन में ज्यादा जो है प्रोडक्शन ले रहे हैं सेम क्रॉप से. सो before understanding modern farming method, we will concentrate the situation till 1960s. 1960s तक जो है वो क्या सिचुएशन थी? Till 1960s, most of the farmers in India used traditional seeds. They used the farmers used traditional seeds. ओल्ड सीड्स का जो है वो यूज करते थे, जो वो शुरू से करते आ रहे थे, जिसका रिजल्ट क्या था? लो यील्ड. जिससे कि पर हेक्टेयर जो यील्ड थी, उत्पादकता थी, प्रोडक्शन था, वो क्या होता था? कम होता था. थर्ड, they have no chemical fertilizers or artificial fertilizers or pesticides, so they use only cow dung. काउ डंग मीन्स जिसको आप गोबर कहते हो, गोबर की खाद या नेचुरल मैन्योर को वो यूज करते थे एज अ मैन्योर, एज फर्टिलाइजर्स. they used cow dung and natural manure. so अब इसका क्या फायदा था कि ट्रेडिशनल सीड जो हमें इजीली अवेलेबल थे, फिर जो काउ डंग है दैट इज आल्सो अवेलेबल. तो यहाँ पर उनको कोई भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती थी. सो एवरी फार्मर्स कैन एक्सेस दीज थिंग्स और दीज इनपुट्स. सो फर्स्ट
farmer can access these things or these inputs. इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज करेंगे. एवरी फार्मर कैन एक्सेस दीज इनपुट्स. तो ये जो है ये सिचुएशन थी टिल 1960 तक. 1960 तक इंडिया में ऐसी सिचुएशन रहती थी जिसमें आपने पहले भी पढ़ा कि जो बंगाल फेमाइन है ये हमने फेस किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पीरियड. तो यहाँ पर ये सब की चीजें क्या थी, क्योंकि हम इन चीजों का यूज करते थे तो हमारा फार्म प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम था, और जिसके कारण हम अपनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे. उनकी नीड्स की, इनकी फूड ग्रेन की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे. तो वी आर लैकिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. But the situation changed, totally changed after the 1960s. In the late 1960s, the situation totally changed. How it changed? In late 1960s, there was a green revolution occurred. Green revolution occurred in the late 1960s. We can say adopting a modern farming method. अब यहाँ पर जो सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, वो हमारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड है कि हम किस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग करते हैं. तो सबसे पहले 1960s के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं, यानी कि जो ग्रेन में, फूड ग्रेन्स में यहाँ पर जो है एकदम से इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ, जिसके कारण इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है. Sometimes it also called grain revolution. We will talk about later on. Green revolution in late 1960s, HYV seeds were used. HYV seeds means high yielding variety, जिससे एक बीज से जितना प्रोडक्शन होता है ट्रेडिशनल सीड से, उससे ज्यादा प्रोडक्शन एक सीड से इससे होता था. दे आर कमिंग फ्रॉम द रशिया. रशिया से इन सीड्स को मंगाया गया था. HYV seeds, they are started to be used, and these seeds are used especially for the two crops which are the major food grain crops of India, that is wheat and rice. wheat और राइस के लिए इन सीड्स को जो है बाहर से मंगाया गया, और इन HYV सीड्स का इन दो क्रॉपिंग में हमने यूज किया. अब इससे क्या हुआ था कि इसका रिजल्ट क्या आया. इट कैन प्रोड्यूस much greater amounts of grain from a single land. तो हमारे पास लैंड जो है वो उतना ही है, इसमें हम जो सीड ग्रो करेंगे वही सेम अमाउंट में हम ग्रो कर सकते हैं. बट अगर ये ट्रेडिशनल सीड है तो इनसे जो प्रोडक्शन होगा वो लेस होगा. लेकिन अगर हमारे यही पीस ऑफ लैंड पर हमने सेम सीड्स डाले बट ये HYV सीड्स है तो इनसे प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये जो है डिफरेंस आया, इससे जो है हमारा प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स का वो क्या हो गया, सिंगल लैंड पर इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट है कि इससे हमने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स can be produced अब
फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. Rest of the points we will discuss in the next lecture. If you have any query, you can ask. Till now, if you have any query about this chapter, you can ask the students about UT. So prepare the notes and learn. I will take a surprise test for this chapter. So prepare the notes. Okay, sir.